हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन के ऊपर जो आपके अगले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा। दरोगा, बिहार एसएससी या बीपीएससी या बिहार टीचर की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये संसद से क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा। यानी अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो हमको बात करना पड़ेगा लोकसभा का। और लोकसभा में सीटें कितनी है वर्तमान में? तो लोकसभा में वर्तमान में सीटें 550 है। पहले कितना था? तो पहले था 552। ये 2 सीटें कहाँ चली गई? तो ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को चुनकर भेजेंगे लोकसभा में। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के जरिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें 550 है। और 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा की कुल सीटों का 15% सीट मंत्रिपरिषद के लिए रखा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का 15%। ये क्राइटेरिया विधानसभा में भी अपनाया जाता है। विधानसभा में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या का कितना प्रतिशत? 15%। अगर बिहार में विधानसभा की बात किया जाए तो कितना सीट है? 243 सीट है। और किसी भी राज्य के विधानसभा में कम से कम 12 सीट होना अनिवार्य है। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 10। तो कम से कम 12 होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर आपको अच्छे से लग गया होगा। आई होप कि सही ही लगाए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? अब बिहार की बात आ रही है। ऑप्शन में क्या है? गोगाबिल, कुशेश्वर, जगतपुर या कांबर झील। आंसर लगा चुके होंगे कांबर झील। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा है ऑक्सबो झील किसे कहते हैं? तो कांबर झील एशिया का सबसे बड़ा साफ पानी का झील है। और कहाँ है? तो कांबर झील हमारा और कहीं नहीं बल्कि बेगूसराय में है। बेगूसराय ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। ये क्षेत्र बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है। नालंदा आता है पटना प्रमंडल के तहत और पटना प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। तो थोड़ा सा मैप बिहार का इम्पॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? लैक्टोमीटर को देखे होंगे, एक लंबा सा इस तरीके से यंत्र होता है और इसे क्या करते हैं? दूध में डाल दिया जाता है। और दूध में डालकर जितना दूर तक ये डूब जाता है उस तरीके से पता चलता है कि दूध कितना शुद्ध है। ठीक है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज का कहना था कि अगर कोई वस्तु पानी में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। इसका कारण ये होता है कि वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के बराबर होता है उसका भार। एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन आता है कि जब नाव जो होती है वो नदी से समुद्र में आती है तो नाव का तल क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है या बराबर रहता है? तो आपको पता होगा समुद्र का जल नदी के जल से खारा होता है और उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसलिए जब नदी से जब आएगा समुद्र में, ओशियन में, तो नाव क्या हो जाएगा? थोड़ा हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछता है कि नदी में तैरने के अलावा समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? तो डेंसिटी का ही, उसका भी आंसर डेंसिटी ही होगा। इसका आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। ठीक है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया ऑप्शन क्या है? सत्येंद्र त्रिपाठी, बिंदेश्वरी पाठक, श्रीधर वेंकट और जैक सीम। बिंदेश्वरी पाठक बिहार के वैशाली से हैं। इनका जन्म हुआ था 1943 में और ये अभी मरे हैं, यानी 1923 के आसपास में इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने ही समाज में साफ सफाई के लिए ये क्या किए थे? तो एक अभियान शुरू किए थे, शौचालय अभियान। ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है?
कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को ना, उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 8 राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। इसके अलावा कर्क रेखा कहीं से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा, एक क्वेश्चन और आता है कि कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है? तो झारखंड की राजधानी रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन में क्या है? गुजरती है पूछ रहा है। तो आंसर देख लेते हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या असम। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि कर्क रेखा किस राज्य में सबसे लंबी है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, छठा क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा नर्मदा नदी के बारे में। भारत की 2 ही ऐसी नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। एस्चुरी किसे कहते हैं? जो तेज़ी से आती है और जो तेज़ी से आती है और अपना जड़ कहाँ गिरा देती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सामने आपका मैप है। हाँ, आंसर आप लोग लगा चुके हो अमरकंटक, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैप पे। ये हमारा क्षेत्र है अमरकंटक का। ये अमरकंटक जो है वो सतपुड़ा का ही विस्तार है। सतपुड़ा 3 क्षेत्र में फैला है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये सतपुड़ा का है। पीर पंजाल ये हमारा है महादेव और ये हमारा है मैकाल पर्वत, और इसी का विस्तार है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। एक तो इधर जाती हुई दिख रही है नर्मदा नदी, एक इधर जाती हुई दिख रही ये है सोन नदी, और एक इधर जाती हुई दिख रही ये है महानदी। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। एक उत्तर पूर्व की ओर जाती है, एक पूर्व की ओर जाती है और एक पश्चिम की ओर जाती है। इसके अलावा सतपुड़ा से ही यहाँ से एक तापी नदी निकलती है जो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो सही है, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है। अमरकंटक किसका आंसर हो जाएगा? और अमरकंटक का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिला? तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़े होंगे, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। तो दीवानी के बारे में और बंगाल के बारे में बात किया जा रहा है। तो बंगाल के नवाब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बंगाल का संस्थापक अलीवर्दी खां था। अगर यहाँ पे दीवानी की बात करें तो आपको पता होगा 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, ये आप जानते होंगे। और 1764 का एक युद्ध हुआ था 1764 में, जिसे कहते थे बैटल ऑफ बक्सर। और बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना थी। ये संयुक्त सेना कौन कौन थी? तो एक हमारा था मुग़ल बादशाह, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय उस समय थे। एक थे हमारे बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब थे इस समय मीर कासिम, और एक अवध के नवाब थे, और अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। ये तीनों ने मिलकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। लेकिन हेक्टर मुनरो इन तीनों को पराजित कर देते हैं, और इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधि होती है। एक संधि इलाहाबाद की होती है 1765, यानी 12 अगस्त 1765 को होगी, और ये पहली संधि किससे होगी? तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। और दूसरी संधि होती है 1765 16 अगस्त को, और ये होता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। और पहली संधि के द्वारा ही बंगाल का नवाब जो था, बंगाल का नवाब और साथ साथ मुग़ल बादशाह, ये दोनों ने अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी सौंप दी कि आप बंगाल में जाइए, व्यापार कीजिए और रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए। ये अधिकार मिला था किस समय? तो इलाहाबाद की संधि के बाद। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? और अभी चुनाव आयोग का समय ही हो रहा है, इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। कुछ ही दिन में 10 दिन में ऐलान हो जाएगा कि चुनाव कब संपन्न कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग का बात करें तो हम बात करना पड़ेगा हमको कहाँ? तो हम बात करेंगे आर्टिकल किस पे? तो आर्टिकल 324 से लेके 329 के ये चुनाव आयोग के बारे में बात किया जाएगा। चुनाव आयोग से 1-2 फैक्ट बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, और उसके बाद पूछा जाता है कि महिला चुनाव आयुक्त सबसे पहले कौन थी। तो ये दोनों का आंसर आप हमें कमेंट में करना कि पहले चुनाव आयुक्त कौन रह चुके हैं और
एक महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, ये तीनों का आंसर आप हमें कमेंट में करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 324। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ब्लू प्लेनेट, और यहाँ ऑप्शन में अर्थ कहीं पे नहीं दिया है, तो इस बेसिस पे आंसर आप क्या लगाओगे, तो देख लो नीला ग्रह कहा जाता है किसे, तो ये आपको दिख रहा है नीचे नेपच्यून, नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मीथेन पाया जाता है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लेनेट है, इसलिए सबसे ठंडा है और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय में करती है। तो नेपच्यून के बारे में याद रखना, ट्राइटन इसका उपग्रह है, तो नीला ग्रह के नाम से नेपच्यून को जाना जाता है। इसके अलावा अर्थ को भी जाना जाता है नीला ग्रह के रूप में। अगर हम बात करें शुक्र का और बुध का, तो यहाँ पे बुध है मरकरी और ये है वीनस यानी शुक्र, दोनों का अपना एक भी सैटेलाइट नहीं है। और अगर बात करें वीनस का और यूरेनस का, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिसके कारण ये क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसके कारण यहाँ पर सूर्य पश्चिम दिशा में निकलती है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट का बात करें तो किसका है, शनि का, आकार में शनि दूसरे नंबर पे है, जबकि बृहस्पति पहले नंबर पे। पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी आकार में कितने नंबर पे है, 5th नंबर पे। तो ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, सफाई कर्मी कौन होता है प्रकृति में, तो ऑप्शन देख लेना, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या उपभोक्ता तृतीय। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सहूलियत के लिए एक इमेज ला कर रख दिया हूँ, ये इमेज को आप अच्छे से देखना और आंसर अच्छे से लगा लेना। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये फूड चेन का इमेज है। फूड चेन में क्या होता है कि जब यहाँ से एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो 10% का प्रॉफिट होता है, यहाँ से यहाँ 10%। फूड चेन में एनर्जी हमेशा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने में मात्र 10% ही ट्रांसफ़र होती है। यानी अगर देखा जाए तो शाकाहारी सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, मांसाहारी 10% करते हैं, और सबसे सुप्रीम में बैठा हुआ है कौन यहाँ पे, ईगल है ना, लेकिन इसके भी सुप्रीम होते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स, जो सब कुछ को खा जाते हैं। तो डिकम्पोजर हमारा जो है यानी अपघटनकर्ता, इसे कहते हैं सफाई कर्मी, और इसकी संख्या वातावरण में सबसे अधिक होती है। इसके बाद होता है हमारा कौन, प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स। दरोगा ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, उत्पादक, अपघटनकर्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो कौन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, द्वितीय होते हैं मांसाहारी, तृतीय भी होते हैं मांसाहारी, और हम लोग तो खैर पूछना ही नहीं, हम लोग तो सबको खा जाएंगे। नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित हुई। अमरावती के बारे में कभी कभी कैपिटल करेंसी और स्टेट कैपिटल से क्वेश्चन दे देता है। तो अमरावती के बारे में बात करें तो अगर तेलंगाना के बारे में पहले बात की जाए तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 2 मई 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई थी। किससे अलग करके, आंध्र प्रदेश से अलग करके। और चूंकि हैदराबाद जो है हमारा, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, यहाँ पे अमरावती है। हैदराबाद जो है हमारा तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बना दी गई, जबकि अमरावती राजधानी बनाई गई किसकी, आंध्र प्रदेश की। व्हीलर द्वीप के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। पुलिकट झील के बारे में आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो छोटी छोटी बातें आप लोग को याद करनी है। नेक्स्ट, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कनिष्क को हराया था, वो चीन का था। ऑप्शन देख लेना और एक्यूरेसी अच्छा रखना। बीपीएससी में अगर बैठने वाले हो तो 1/3 है निगेटिव मार्किंग, 3 अगर गलत कर दोगे तो 1 आपका सही कट जाएगा। अगर बीपीएससी की बात करें तो नंबर ऑफ टोटल मार्क्स कितने होते हैं, एग्जाम 150 का, और कट ऑफ जाता है जनरल के लिए 91, ठीक है। तो एक बार तो बीपीएससी में बैठना बनता है। इसका आंसर क्या, इसका आंसर होगा पान चाओ। पान चाओ वो चाइनीज व्यक्ति था जिसने कनिष्क को हराया था। कनिष्क का शासनकाल कब था, तो 78 BC में AD में कनिष्क गद्दी पर बैठे हैं। कनिष्क किस वंश के हैं, कुषाण वंश के हैं। और कनिष्क ने ही एक संवत चलाई थी जिसका नाम है शक संवत, और शक संवत को भारत सरकार 1957 में एडॉप्ट किया है। छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस में स्नानागार पाया गया है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता आपके लिए मैं एक छोटा सा फिगर लेकर आया हूँ, आई होप कि ये फिगर आपको दिख रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम मैप की बात करें
तो पश्चिम में सुतका गेंडोर था, दक्षिण में हैदराबाद था, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में था। अगर बात करें स्नानागार, तो स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी ये दिख रहा होगा, ये आगे बढ़ती हुई नदी जो है ये सिंधु नदी है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, शंख मिला है, स्त्री की स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह मिला है और स्नानागार भी यहाँ से पाया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोहनजोदड़ो से मिला है, जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ की मूर्ति अध शिव का रूप हुआ करता था, जिसके आसपास भैंस, गेंडा, बाघ, हिरन, ये सारे 5 जानवर बैठे हुए थे। नेक्स्ट, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो अगर भारत के बंदरगाह के बारे में बात किया जाए तो भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है? 13। और 13 में से अगर देखें तो यहाँ पे आपको पश्चिमी तट दिख रहा है और ये एरिया आपको पूर्वी तट दिख रहा है। तो पश्चिमी तट में आपको 6 बंदरगाह दिख रहे हैं, कांडला, मुंबई, नाहवा सेवा, मरमुगुआ, न्यू मंगलोर और कोचीन। और पूर्वी तट में भी आपको 6 बंदरगाह दिख रहे हैं। कौन कौन? तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। ये आपको एक्चुअल में ये 7 बंदरगाह दिख रहा है ना, लेकिन ये 6 बंदरगाह है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता नहीं है, बाकी ये सारे के सारे द्वीप बड़े बंदरगाह में आते हैं। और कुछ ही समय पहले पोर्ट ब्लेयर को भी बड़े बंदरगाह के रूप में शामिल कर दिया गया। तो भारत में कुल बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है, जिसमें से सबसे अधिक बड़े बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो एक बार इस तरीके से मैप बनता है, जिससे आपको और बातें क्लियर हो जाएगी। अब हम बंदरगाह में 13 बंदरगाह को अच्छे से देख लिए जल्दी में। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। साइमन कमीशन के बारे में जानते ही होंगे कि साइमन कमीशन साइमन कमीशन के लिए कमेटी का निर्धारण किया गया था 1927 में। साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। और साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। इसका कारण होता है कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगी थी, काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए थे और लाला लाजपत राय की मृत्यु इसके कारण हो गई थी। इसी दौरान लाला लाजपत राय ने एक नारा भी दिया था कि मेरे सर पे लाठियों के एक एक प्रहार अंग्रेजों की कफन का कील साबित होगा। तो ये सारी बातें आप छोटी मोटी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला खान है ना, बेलाडीला की खान से क्या निकाला जाता है? तो भारत में बहुत सारी खान है। एक तो बेलाडीला की खान है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है, राजस्थान में खेतड़ी की खान है। तो ये सारी खान एक एक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान, ये जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था नवंबर 2000 को, तो ये भी बात याद रखिएगा। नवंबर 2000 में 3 स्टेट टूटा था, एक तो यूपी टूटा था, उत्तराखंड बना, बिहार टूटा, झारखंड बना और मध्य प्रदेश टूटा, छत्तीसगढ़ बन गया। अच्छा, मैथ का क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलो सॉल्व करके देखो। पिता और पुत्र यानी फादर और सन का रेशियो कितना है? 4:1 और उनकी उम्र का गुणनफल कितना है? 196 यानी 4x × 1x बराबर कितना? 196। तो यहाँ पे 4x² हो गया ना, बराबर कितना? 196। अगर x² बराबर देखा जाए तो 196/4, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 नमक 37, रूट निकालेगा तो कितना आएगा? 7, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 7। अब आप 4x माने थे, x की जगह पे 7 पुट कर दीजिए। अगर 7 पुट करेंगे तो फादर कितने हो जाएंगे? फादर और सन मैं फिर से अलग कर दे रहा हूँ क्लियर करने के लिए। तो 28 हो जाएगा, 7 चौके 28, इसको भी 7 से मल्टीपल करेंगे और इसको भी 7 से मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएंगे 28 और 7। एक्चुअल इनका एज है। अब क्या बोल रहा है? 5 साल के बाद, तो इसमें 5 साल ऐड कीजिए और इसमें भी 5 साल ऐड कीजिए। कहाँ पहुँच जाइएगा? तो यहाँ पे पहुँचेगा 33 और यहाँ पे पहुँचेगा 12। 5 साल के बाद दोनों का रेशियो क्या होने वाला है? तो दोनों का काट कर देख लीजिए। 11 तिया 33, 4 तिया 12। आंसर कितना हो जाएगा? 11:4। ऐसा कहीं ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा ए। 1-2 क्वेश्चन तो मैथ में दे ही देता है, बीपीएससी भी दे देता है, बिहार दरोगा भी दे देता है, और बीएसएससी का सेट अगर लगा रहे होगे तो मैथ ऐसा क्वेश्चन ना तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट, 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में इतना पेड़ नीम का है
और शेष आम का पेड़ है। तो आम के पेड़ के बारे में बताना है कि आम का पेड़ कितना है। इजी क्वेश्चन है। कितना वृक्ष है? 42। और कितना आम का पेड़ है? 3/7। इजीली काट देंगे, 7 छक 42, यानी टोटल कितना हो गया? नीम का पेड़ कितना हो गया? तो नीम का पेड़ हो गया भैया 18, यानी 42 में से 18 नीम का पेड़ है। तो आम का पेड़ कितना हो जाएगा? अब यहाँ से आम घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24। आंसर क्या हो गया? 24। क्वेश्चन पढ़िए, आराम से सॉल्यूशन कीजिए, इजीली ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और बिहारी मैथ के लिए तो वैसे भी जाना जाता है, मैथ और जीके के लिए, तो उन लोग का तो वैसे भी मैथ और जीके आप लोग का स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं मिलकर। एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक राम ने कहा, तो ये राम है और यहाँ पे एक बेचारे ओल्ड मैन बैठे हुए हैं। इसकी ओर इशारा करते हुए राम भैया कहते हैं कि उसका पुत्र, यानी इसका पुत्र मेरे पुत्र का, मेरा भी एक पुत्र है, मेरे पुत्र का कौन है? चाचा है। ये कौन है? तो ये जो है ये चाचा है। तो अगर ये आदमी चाचा है तो राम इनके कौन हो जाएंगे? राम हो जाएंगे इनके भाई। और ये कौन हो जाएंगे? राम के, ये हो जाएंगे राम के पिताजी। ये सारी बातें इजीली सॉल्व कर लिए। अब क्या पूछता है? उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? तो राम का कौन लग गए हैं? ये पिताजी। कहीं ऑप्शन में पिताजी है? ऑप्शन ए में है पिताजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विद्रोह को क्रम में सजाइए, अरेंज करना है आपको। और ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। अब यहाँ कंट्राडिक्शन पता क्या हो जाता है बच्चे को कि भैया अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह दोनों तो 1918 में हुआ है ना, और ये 1917 में हुआ है, तो किसको पीछे रखे और किसको बाद में रखे? तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो भी पढ़ो कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। अगर आप अहमदाबाद मील मजदूर के बारे में बात कर रहे हो तो इसको अच्छे से पढ़ दो। अहमदाबाद मील मजदूर हुआ है कब? मार्च अप्रैल के समय हुआ है ये। और ये अगर ये भी 1918 में हुआ है, लेकिन ये जून के समय हुआ था। ठीक है, ये भी 18, ये भी 18, खेड़ा सत्याग्रह भी और अहमदाबाद मील मजदूर। चंपारण तो 1917 में हुआ था, है ना। राजकुमार शुक्र गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में बोले थे कि चलिए सर चंपारण चलिए, बड़ा तकलीफ में है, सुधार कीजिए। नील की खेती को लेकर निमंत्रण दिया गया था। तो इस बेसिस पे आंसर पहले 2 होगा, 1 होगा और फिर 3 होगा। आंसर मेरा सी। नेक्स्ट, कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपको डेली एमसीक्यू का लगाना ही चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और मिसलेनियस हम ढेर सारी बातें कर भी लेते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा भी है। इसके अलावा भी कुछ अगर ऐसा इंपॉर्टेंस आपको लगे तो आप हमें बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँ। मैं जल्दी मेरा ऑफलाइन क्लासेस को मैं ऑनलाइन क्लासेस करने में कन्वर्ट करने में, जितनी भी क्लासेस मेरी चलती है सारा का सारा मैं लाकर आपको लाइव क्लासेस शो कर दूंगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुआ था? ऑप्शन पढ़ लीजिए। ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप राजा राम मोहन राय के बारे में जानते होंगे तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ है? 1772 में बंगाल के नादिया नामक जिले में हुआ था। राजा राम मोहन राय वही व्यक्ति है जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था, है ना। और उसके अलावा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दिया गया था अकबर द्वितीय के जरिए। और अकबर द्वितीय ही राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल भेजे थे, लंदन, कि जाइए ना और मेरी पेंशन को क्या कीजिए, बढ़ाने की बात कीजिए। और वहीं जाने के बाद राजा राम मोहन राय की बेचारे का डेथ वहीं हो जाता है और वहीं वो मर जाते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, 7 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? किस अधिवेशन में? तो जन गण मन किस अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था? बिल्कुल सही, कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान हमारा रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। और रविंद्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बांग्लादेश का भी अमार सोनार बंगला नामक राष्ट्रीय गान लिखा है। ये भी बात याद रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान भी गाया गया और कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गीत गाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों के लिए सर्वाधिक? मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इतना तो पता है कि कैल्शियम पाया जाता है। इस बेसिस पे आप ये और ये तो एलिमिनेट कर दोगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम फॉस्फेट,
तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। मानव हड्डियों में लगभग 85% कैल्शियम और 15% फॉस्फेट पाई जाती है। नेक्स्ट, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की और सबसे छोटी हड्डी कान की, जिसे स्टेपिस कहते हैं, और बड़ी हड्डी को फीमर कहा जाता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, इनमें से गलत कौन है? अच्छा से बढ़िया क्वेश्चन। मैडम क्यूरी, डायनामाइट, A.G. वेल, टेलीफोन, J.L. वेयर, टेलीविज़न, जेम्स बॉट, स्टीम इंजन। आविष्कारक से क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। डायनामाइट की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इन्हीं के कारण नोबेल साहब ने अपनी पुण्यतिथि में कुछ पैसा, कुछ नहीं ढेर सारे पैसे छोड़ कर गए कि जो भी अच्छा काम करेगा उसको हम नोबेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी, ठीक है ना। तो पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। डायनामाइट एक काफ़ी विनाशकारी खोज था, जिसके कारण नोबेल भी जो हमारे ये हुए अल्फ्रेड नोबेल, वो नहीं चाहते थे कि भविष्य में कभी युद्ध हो, शांति बना रहे, इसलिए इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। और मैडम क्यूरी वो महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक रसायन क्षेत्र में और एक भौतिकी के क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत किसका आयात नहीं करता? आयात मतलब इंपोर्ट नहीं करता। एक इंपोर्ट होता है और एक एक्सपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट हम किसका नहीं करते हैं? तो जो हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में होगा उसको हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे। तो प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ होता है लौह अयस्क। बाकी पेट्रोलियम तो मंगाते ही हैं, मशीनरी तो मंगाते ही हैं, और सोना तो ढेर सारा मंगाया जाता है दुबई जैसे देशों से। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ए। तो इसी तरीके से मेरा आज का भी 25 सेशन समाप्त होता है। आई होप कि मज़ा आया होगा आपको। इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।